ये कब तक चलता रहेगा? या तो आप बर्बाद हो जाओ हर केस लड़के, या ये जो बड़ी अमाउंट माँग रहे हैं वो दे दो, या फिर आप अपनी जान ले लो। नमस्कार सब दर्शक मित्रों को। आज हमारे केसरी न्यूज़ में हमारे ये केसरी न्यूज़ चैनल के मेन एडवर्टाइज़र फिर अपना पूरा जो मेरे ऊपर पूरा जो मुझे ये न्यूज़ के बारे में या मेरे खुद के जीवन के बारे में जो ज़्यादातर मुझे मार्गदर्शक मेरे रहे वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर अश्विन त्रिवेदी, उसके साथ अतुल सुभाष। आप लोगों ने बहुत नाम मीडिया के ज़रिए सुना होगा और देखा होगा। एक बहुत बड़ा सुसाइड केस हुआ था और नेशनलाइज चैनलों सरकार को भी हिलाया था। ऐसा एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसके भाई अपने विकास मोदी जी, वो भी यहाँ अभी स्टूडियो में उपस्थित है। उसके साथ जो एक संस्था चल रही है जिसमें जो भी ये फैमिली प्रॉब्लम में केसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर जेंट्स मतलब पुरुष परेशान हो रहे हैं और उसको बचाने की एक मुहिम लेके एक संस्था पूरी हुई। तो स्टूडियो में जो हमारे साथ विकास मोदी जी आए हैं, उसके भाई के साथ जो भी हुआ, कैसे हुआ, क्या पूरी बात थी, वो पूरी बात उससे भी सुनेंगे। उसके साथ साथ इसको न्याय कैसे मिल सकता है उसके बारे में हम डॉक्टर अश्विन त्रिवेदी जी से बात करेंगे। ये सब जो मामला हुआ उसमें ये जो संस्था बनी हुई है वो क्या कर सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं विकास जी से बात करूंगा कि वो अपनी पूरी बात इधर रखे और बताए कि क्या हुआ था। सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम विकास मोदी है। मैं अतुल सुभाष का छोटा भाई हूँ और मैं अतुल सुभाष के बारे में अगर जर्नी स्टार्ट करता हूँ तो बचपन की जर्नी स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले तो वो मेरा ब्रदर ही नहीं, मेरा मेंटर था। और सबसे पहले जो एक गुरु होता है वो मेरे लिए वो एक गुरु था, क्योंकि हम साथ रहते थे, साथ स्कूल जाते थे, साथ पढ़ाई करते थे। कुछ भी मुझे प्रॉब्लम आती थी तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन मैं देखता था वो मैं अपने भाई की तरफ देखता था और भाई से ये जानने की कोशिश करता था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इवन जब हम लोग अलग अलग रहते थे, मैं दिल्ली में रहता था, भैया बैंगलोर में रहता था, तो अभी भी कभी भी मेरे पार्ट पे अगर कुछ गलती होती थी तो वो मुझे समझा रहा होता था कि ये गलती तेरे पार्ट पे है और इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। या मुझे कोई भी चैलेंज आता था तो उसमें सबसे पहले आके सपोर्ट करने का काम मेरा भाई ही करता था। मेरे पेरेंट्स से भी पहले मेरा भाई आके सपोर्ट करता था किसी भी चीज़ों को करने के लिए। जब मेरे भाई की शादी हुई, 2019 में शादी हुई थी। 2019 में शादी.com के थ्रू हुई थी और शादी.com के थ्रू जब हुई तो 26 जनवरी 2019 को मेरे फादर मदर और जो निकिता सिंघानिया थी उसकी मदर और फादर दोनों लोग आए थे दिल्ली। और उस दौरान जो है वो एक हमारे होटल में जो है वो मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद जो है वो अगले दिन जो है वो रोका हो गया था, क्योंकि उसके फादर की जो कंडीशंस थी हार्ट की वो बहुत कम थी। मतलब डॉक्टर ने उन्होंने जवाब दे दिया था कि ज़्यादा टाइम नहीं है इनके पास, तो उन्होंने प्रेशराइज करके शादी करने का टाइम जो है वो बहुत कम रखा, बहुत कम गैप दिया गया। जो 26 अप्रैल 2019 को जो है वो शादी की डेट निकलवा दी गई और 26 जनवरी 2019 को उस टाइम पे मोदी जी का जो है वाराणसी में नॉमिनेशन का भी डेट था। तो उस टाइम पे हमारे साथ इतने प्रॉब्लम आने के बावजूद भी वो शादी रखी गई उस डेट को और शादी करवाई गई। 27 तारीख को जो निकिता सिंघानिया थी वो हमारे घर रात के 12 बजे करीब हम लोग पहुँचे थे। उसके बाद 28 और 29 अप्रैल को वो हमारे बिहार वाले घर पे आई और रही 28 और 29 को। 30 तारीख को सुबह सुबह वो बैंगलोर चली गई। उसके बाद आज तक वो कभी बिहार नहीं आई, कभी दिल्ली में मेरे से मुलाकात नहीं हुई।
तो मैं जो उनसे मिला हूँ सिर्फ 2 दिन मिला, और मेरे फादर वो 2 दिन मिले 28 और 29 को। उसके बाद उसके फादर के देहांत जो हुए थे 2019 में ही हुए थे शादी के बाद। उसके बाद 2 दिन उनसे मिलने गए थे जब उनके फादर की देहांत हो गई थी। तो टोटल 4 दिन मेरे फादर मिले थे, मैं 2 दिन मिला था। इसके बावजूद भी हमारे ऊपर आज के डेट में 498A डोमेस्टिक वायलेंस, और मेरे फादर के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस 498A, और मदर के ऊपर भी 498A डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस चल रहे हैं। आज तक मैं उसके बाद आज तक कभी नहीं मिला हूँ। इसके अलावा मेरी मदर थोड़ा ज़्यादा दिन मिली, इसलिए मिली क्योंकि जब मेरी मदर प्रेग्नेंट, जब भाभी जो प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम पे मेरी मदर बैंगलोर उनकी सेवा करने के लिए गई थी। तो वो करीब 3 से 4 महीने रहे थे। उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत प्रताड़ना करी मेरी माँ के साथ भी। फिर भी माँ जो है मेरी कुछ बोली नहीं, क्योंकि सभी हिंदू के फैमिली में ऐसे होते हैं कि चलो बेटा खुश है तो कोई बात नहीं है, मुझे तो 3-4 महीने रहने हैं, उसके बाद फिर मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। तो मुझे ऐसे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, इन दोनों का आपस में सामंजस्य बन रहा है, वो ठीक है। तो उस टाइम पे भी मेरी मदर ने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, जबकि ये हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करती थी जिसकी वजह से मेरी मदर की तबीयत ख़राब रहती थी। वहाँ बैंगलोर में भी, बैंगलोर से आने के बाद उन्हें डायबिटीज़ सब कुछ हो गया था। फिर भी कोई बात नहीं, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, रह रहे हैं। 2021 में, 2019 के बाद शादी हुई थी, 2020 में बेटा हो गया था एक। 2021 में जब कोविड का टाइम था, उस कोविड के टाइम पे इनकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के टाइम पे ये मेरे ब्रदर को फोर्स करके ये बोली कि मैं अपनी मम्मी को बुला लेती हूँ यहाँ पे, जो निशा सिंघानिया थी, वो उसको वहाँ बुलाई। वहाँ पे इन लोगों ने क्या साजिश रची नहीं रची, उन्हें बार बार जो है वो फोर्स करती थी कि तुम मुझे पैसे दो, मेरे बिज़नेस के लिए पैसे दो, मेरा जो बेटा है वो कुछ नहीं करता है उसके लिए पैसे दो। इस तरह से चीज़ें जो है उसको मेंटली टॉर्चर बहुत करती थी वहाँ रह के। निशा सिंघानिया और निकिता सिंघानिया दोनों मिलकर। जब कोविड के टाइम पे इनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो मेरा ब्रदर जो है वो, उस टाइम पे कोई दवाई भी नहीं मिलती थी, एक मेडिकल स्टोर पे डोलो जैसी दवाई भी नहीं मिलती थी। फिर भी 20-20 किलोमीटर जाकर जो दवाई वही लाने की जिम्मेवारी थी वो ब्रदर ने ला के दिया। उनको सिर्फ ये था कि टाइम पर दवाई खानी है, डॉक्टर ने जो बोला था वो दवाई खानी है सिर्फ टाइम पे। उसके लिए उन्होंने रिमाइंडर लगवा दिया कि आप रिमाइंडर लगा दो, आपको याद नहीं रहता है तो आप रिमाइंडर लगा के दवाई खा लेना। वो क्या करती थी, अपनी माँ से बात करते करते वो रिमाइंडर जब बजता था तो बंद करके बैठ जाती थी और दवाई नहीं खाती थी। जो बच्चा था उसका वेट जो है वो डिटोरिएट हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको जो है वो खाना खिलाना है, दूध पिलाना नहीं है। आप वो अपने बेटे को खाना तक नहीं खिलाती थी, क्योंकि उस बच्चे को भाग भाग के खिलाना पड़ेगा खाना, इस वजह से वो खाना नहीं खिलाती थी, सिर्फ दूध पिला के छोड़ देती थी, जबकि डॉक्टर ने स्पेसिफिकली मना कर दिया था। इसके बावजूद भी वो केयर नहीं करती थी। आप समझिए, एक भारत में जो महिला है वो महिला अपने बच्चों को दूध पिलाती है। वो क्या करती थी लेडी कि उस बच्चे को मशीन से दूध निकाल के रख देती थी, और हमारे भाई को लगा रखा था, जो आंटी होती हैं वो आंटी आके उसको दूध पिलाती थी। तो इस तरह की वो लेडी थी। 2021 में जब वो मदर आई थी उसकी, इन लोगों ने पूरा प्लान बना के, फिर जैसे मेरे भाई ने बोला कि तुम दवाई टाइम पे नहीं खाते, तुम्हारे लिए रिमाइंडर हमने लगा दिया है, इसके बावजूद भी तुम दवाई नहीं खाती हो, तो इनकी माँ को बहुत गुस्सा आया और इनकी माँ ने ज़ोर ज़ोर से बोल के कह दिया कि हमारी टिकट बना दो, हमारी टिकट बना दो, हम जा रहे हैं। तो मेरे ब्रदर ने टिकट बना दी और ये लोग तीनों वापस आने लगे। मेरे भाई ने अपनी वाइफ को सॉरी तक बोला है, तो उसकी वाइफ जो है वो मैसेज लिखती है कि अभी हम थोड़े दिनों के लिए घर जा रहे हैं। इसका चैट का प्रूफ उस सुसाइड नोट में भी मेंशन है कि अभी हम एक बार के लिए घर जा रहे हैं। इसके बाद जब वो घर चली गई, उसके बाद वो वापस कभी नहीं आई। उन्होंने उसके बाद फिर केस डालना शुरू किया। 2019 में ही इसके फादर की मौत हो गई थी, 2021 में ये यहाँ से गई हैं। 2021 में जाने के बाद भी उन्होंने 302 का केस मेरे भाई के ऊपर लगाया, मर्डर का केस। आप समझिए, एक फादर जो 2019 में मर गए, उसका 2021 में मर्डर का केस लगाया गया और रीज़न दिया गया कि हम लोग उनसे 10 लाख रुपए दहेज मांग रहे थे, इस वजह से उनकी मौत हो गई। और इन्होंने जब शादी किया था तो उस शादी में मेरे भाई का सैलरी स्लिप देखा गया था। सैलरी स्लिप में 40,50,000 रुपये इन्होंने एक्सेप्ट किया कोर्ट रूम में कि मेरे भाई की सैलरी 40,50,000 रुपये। तो अगर 40,50,000 रुपये सैलरी कमाने वाला बंदा आप 10 लाख रुपये दहेज मांग सकता है क्या?
ये क्वेश्चन पूछने वाली बात है या समझने वाली बात है। दूसरी बात ये थी कि हमने जो शादी में खर्च किए थे वो शादी का जो भी खर्च था वो 50-50% तय हुआ था। इवन जो होटल में शादी हुई थी उस होटल के शादी के जो बिल हैं वो मेरे ब्रदर ने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है पैसा। तो जो भी खर्च हुआ था शादी के दौरान भी वो भी 50% हुआ था खर्च। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूरा खर्च किया था, लेकिन उन्होंने अपने कोर्ट के हियरिंग में दिखवाया कि हमारे 40 से 50 लाख रुपए खर्च हुए, जो कि वेग है। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि 40 से 50 लाख रुपए खर्च किए। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे भाई ने इन बिटवीन जो 2019 से 2021 के बीच में ये जो रही, उसके दौरान मेरे भाई ने करीब 19,50,000 रुपये उनकी माँ और उनके फैमिली बिजनेस में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। इसका अकाउंट प्रूफ हमारे पास है। इसके बाद भी पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती, कोर्ट इन्वेस्टिगेट नहीं करती, और उस बैंक ट्रांजैक्शंस दिखाने के बावजूद भी वो झूठे आरोप हमारे भाई के ऊपर जो है वो लगा रही है कि हम 10 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं। और 302 का केस लगा देती है, 377 जैसे केस लगा देती हैं। 377 में अगर बेटा हुआ है तो कैसे आप ये कह सकते हो कि 377 जो है वो लग सकता है। तो इन सारी चीज़ों को नहीं देखा गया। कोर्ट बार बार जो है उसको बुलाती थी। अब कोर्ट कैसे हरास करती है वो मैं आपको बताता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने जाके ये परमिशन लिया है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कर दिया जाए। केस के फास्ट ट्रैक होने की वजह से क्या हुआ कि कोर्ट की हियरिंग की डेट जो है वो जल्दी जल्दी लगने लगी। आप समझिए, एक बंदा जो बैंगलोर में रहता है, बैंगलोर से जौनपुर आता है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग करता है, लेकिन कोर्ट सुनती नहीं है, कोर्ट नहीं अलाउ करती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक साल में करीब 48 नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो मेरा भाई आ रहा है बैंगलोर से जौनपुर जैसे जगह पे, सिर्फ हियरिंग के लिए। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले लोगों को 10 से 12 दिन की छुट्टी मिलती है। उसमें आप 48 नंबर टाइम्स अगर आप आते हो तो आप समझिए कि आपका एक रिस्क है जॉब का। आपको जॉब से निकाल दिया जा सकता है एक प्राइवेट कंपनी में। उसके बाद वो प्राइवेट कंपनी में जॉब छोड़ के अपना आता था यहाँ हियरिंग करने के लिए। इसके बाद क्या होता था, कभी आता था तो पता चलता था कि आज जज साहब नहीं है, छुट्टी पे है। इसके बाद ये पता चलता था कि जो पेशकार है वो छुट्टी पे है। इसके बाद पता चलता था कि आज वकील में कोई किन्हीं की मौत हो गई है, वो कॉन्डोलेंस है, तो कॉन्डोलेंस की वजह से कोई काम नहीं होगा। तो आप ये समझिए कि कोर्ट कैसे हैरास करता है एक लड़के को। इस तरह की इंफॉर्मेशन, या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ कर दो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं। एक लड़के को अगर जॉब से निकाल दिया गया तो जॉब से निकालने के बाद अब अगली कंपनी में अगर आप जॉब जाते हो करने के लिए तो सबसे पहले एक आपको वो मिलता है पर्चा, जिसमें ये लिखा जाता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहे हैं। अगर आप लिखिएगा यस तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो एक लड़का कैसे जाए, कहाँ जाए? अगर कोर्ट भी इस तरह की चीज़ें कर रही है, आपके पास पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा आपका, आप कहीं जा नहीं सकते, आपका जो है वो दोबारा रिन्यू नहीं होगा पासपोर्ट, आप कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। अब सिर्फ आपको ये जो भी करना है वो कोर्ट के हवाले, कोर्ट ही सब कुछ कर सकती है। और इस मामलों में जो है आप देखिए मेरे भाई के केस में क्या हुआ। लेवल पे हमारा सेटलमेंट होने की बात हो रही थी, तो उनका डिमांड 1 करोड़ रुपए था। 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो हम केसेस डाल के तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हरास करेंगे और तुम्हें चक्कर कटवाएंगे कोर्ट के। हमारा मानना था कि आखिर हमें कितना हरास कर सकते हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं और गलत नहीं किया तो आखिर हमारे साथ क्या ही गलत हो सकता है, बट शायद मैं काफी गलत था। कि जज जो रीता कौशिक थी, वो रीता कौशिक 5 लाख रुपए मांग रही है मेरे भाई से घूस। वो कह रही है कि अगर तुम 5 लाख रुपए दोगे तो मैं तुम्हारा केस जो है इसी कोर्ट में सेटल कर दूंगी, और नहीं तो तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को इसी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसके बाद जो उसकी वाइफ होती है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है दोनों का, उस टाइम पे क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे वो मेरे भाई ने वो लड़की बोलती है कि हमें 3 करोड़ रुपए एल्यूमनी चाहिए। तो मेरे भाई ने बोला कि 3 करोड़ रुपए एल्यूमनी, मैम मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 3 करोड़ रुपए एल्यूमनी दूंगा। तो जज साहिब जो बैठी हुई थी वो कहती हैं कि तुम्हारे पास होंगे तभी तो तुम्हारी वाइफ कह रही है। तो मेरे भाई ने बोला कि NCRB का डेटा देखोगे मैम, आप तो इतने सुसाइड की रेशियो मेल के हैं, आप ये देखिए इसी वजह से परेशान होकर लड़के सुसाइड कर रहे हैं। तो उसकी वाइफ जो है जज के सामने बोली तो तुम अभी तक सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? और जज साहब जो बैठी हुई हैं वो हंस रही हैं।
फिर जज साहब ने उस लड़की को बाहर भेज के बोलती है कि तुम सेटल कर लो इसको, कितने में सेटल करोगे ये बताओ, और 5 लाख रुपए तुम मुझे घूंस दो। तो उसने बोला कि मैडम आप मेरे मेरिट पे केस डिसाइड करो, आपको जो भी लगता है आप डिसाइड करो इस बार। तो उन्होंने ये बात जैसे ही मेरे भाई ने बोली, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन में मेरा भाई कुछ भी बोलता था वो नहीं लिखती थी, वो खुद से लिखना शुरू कर दी थी। उसके बाद से वो खुद से लिखती थी, और जो भी जो लड़की पक्ष की तरफ से जो उसकी वाइफ बोलती थी वो नोट करती थी, और जो मेरा भाई बोला होता था वो नोट नहीं करती थी, वो अपने हिसाब से उसको लिखती थी और उसी की बात जो है वो वहाँ पे रखती थी। आप समझिए कि एक 1.5 साल का जब वो उसका बेटा था तब वो छोड़ के आई थी। उस 1.5 साल के बच्चे के लिए पहले तो 20,000 रुपये इंटरनेट मेंटेनेंस का वो बांध दिया गया बच्चे का, जो कि एक 1.5 साल का था। फाइनल ऑर्डर जब पास हुआ उसमें वो 40,000 रुपये कर दिया गया, और उसमें ये कहा गया कि 40,000 रुपये आपको इंटरनेट मेंटेनेंस के ऑर्डर के डेट के टाइम से आपको पैसा पेमेंट करना है। वो 1.5 साल के बच्चे के लिए आप 80,000 रुपये आप बांध दे रहे हो, ये कहाँ तक जायज़ है? आप सिर्फ ये गलती ये है कि लड़का पैसा ज़्यादा कमाता है, ये गलती है। आपने जो भी बात बोली जी वो पूरी डिटेल में बोली। मैं सीधी बात, क्योंकि वकील साहब भी बैठे हैं इधर, जी उसको आप जो बोलेंगे उसके ऊपर से उससे भी बात करेंगे। अब जो सुसाइड किया, आप शॉर्ट में वो बताइए कि सुसाइड किया तो उसमें क्या लिखा था। सुसाइड करने के दिन आपसे कुछ बात हुई थी पहले या बाद में? वो मानो कि सुसाइड की नोट आपके पास जब पहुंचा, उसके ऊपर ये पुलिस ने भी क्या किया, कोर्ट ने भी क्या किया, ये शॉर्ट में आप बताएं तो साहब को भी मालूम पड़े, ये जो हमारे तिवारी जी है वो भी सुने और हमारे दर्शक मित्र भी सुने। सर, जिस दिन सुसाइड हुआ उस दिन मेरी बात तो कम से कम 3 से 4 बार हुई थी, बट ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ करने वाला है। या मेरे फादर मदर से हर रोज़ मेरी भी बात होती है और मेरे भाई से भी बात होती थी। उस दिन भी मेरे भाई ने करीब 9 से 10 के रात्रि में मेरे भाई से वीडियो कॉल पे बात हुई है मेरे फादर मदर। उन दोनों को भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि ऐसा कुछ स्टेप ले सकता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग था, उसको लगता ही नहीं था कि ऐसा चीज़ वो कर सकता है। हर जगह वो आके सपोर्ट कर रहा होता था, हमें ही सपोर्ट करता था, तो हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद उसने रात में 1:52 पे मेरे पास मैसेज किए हुए थे उसने, और कुछ मेल्स आई हुई थी उसकी। लेकिन रात को 1:52 पे मैं सो रहा था, मुझे नहीं पता चला कि कोई मैसेज आया है या मेल्स आए हैं। 2:52 पे करीब हमारे पास 2:50 में करीब एक फ़ोन आता है, अननोन नंबर था मेरे लिए। तो वो पूछा कि अतुल सुभाष सुसाइड का कुछ मैसेज आया है। तो मुझे लगा कोई प्रैंक कॉल है, रात को इतने बजे कॉल कर रहा है कोई। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ मेरी तो बात हुई है सच, तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने फिर भी एक बार रात को ही मैंने देखा कि मैसेज कुछ देख लेता हूँ। मैसेज देखा तो सच में वो सुसाइड का ही मैसेज था। फिर मैंने ब्रदर को कॉल किया, बट पिकअप नहीं हुआ। तो फिर मैंने वापस उसको कॉल किया, उसी लड़के को। मैंने बोला आप कैसे मेरी हेल्प कर सकते हो, बैंगलोर में मेरा कोई नोन नहीं है, आप मुझे बताओ कैसे आप हेल्प कर सकते हो मेरा। उसके घर पर किसी लड़के को भेज दो, गेट तुड़वा दो, पुलिस को आप बुला दो, मैं आपको मैसेज पे ही ऑथराइजेशन दे देता हूँ। तो पुलिस गई। पुलिस जाने के बाद वहाँ पे घर पे कार नहीं लगी हुई थी उसकी, तो उस पर वो बोला पुलिस वाला कि इनकी व्हीकल यहाँ पे नहीं है, तो हो सकता है ये कहीं गए होंगे, तो हम घर नहीं तोड़ेंगे। तो फिर भी मैंने बोला कि मेरे पास मेल्स आए हुए हैं और वो मेल जो है वो ठीक नहीं है, तो आप मैं ऑथराइज़ कर रहा हूँ, आप उनको बोलिए कि ब्रेक करें वो गेट। तो ब्रेक करने के बाद करीब करते करते वो 6 बज गए थे सुबह के। तो 6 बजे करीब जो है वो उन्होंने बोला कि वो ठीक नहीं है, तो आप लोग आ जाओ। तो हम लोगों ने फटाफट वो फ्लाइट की टिकट बनाई थी, और फिर मैंने फादर को रात के 3 बजे ही मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे मैसेज आया है। तो वो लोग भी जाने के लिए कि जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो फ्लाइट जो भी अर्ली मॉर्निंग थी हमने वो पकड़ के वो गए थे हम लोग सारे के सारे बैंगलोर। वहाँ पे तब तक पुलिस आई हुई थी, और सारे वहाँ पे एक एनजीओ थे जो उसकी हेल्प कर रहे थे, और वही एनजीओ के सारे लोग वहाँ पे सभी के सभी वहाँ पे खड़े थे। वहाँ पे पुलिस ने हमें सपोर्ट बहुत किया, पुलिस ने सारी चीज़ें लिखी, हमने एफआईआर दर्ज करवाया। और ये सुसाइड नोट जो भी है जो लिखा हुआ था वो मेरे मेल पे स्कैंड कॉपी जो मेल पे ही आ चुकी थी। वो 1:52 वाली जो मेल थी उसी में वो अटैच था। ठीक है। मैं कि भाई गलत केस दर्ज किया, एफआईआर गलत हो गया, पुलिस वाले ने ध्यान नहीं दिया, पुलिस वाले ने इंक्वायरी अच्छे से नहीं की,
कोर्ट ने भी इंक्वायरी अच्छे से नहीं कर रही है, कोर्ट लांच मांग रही है, तो एसीबी में आपको कंप्लेंट क्यों नहीं की? सुसाइड लास्ट मोमेंट तक डिसीजन नहीं ले सकते बंदा कि कब मरने वाला है। 2-3 सेकंड इतनी उसके माइंड में चलता है कि भाई बस मर जाना है, और 2 सेकंड में वो उसका हावी हो जाता है, उसका आइडिया, उसका थॉट, उसको वो लगता है कि अभी मेरे पास कोई विकल्प नहीं है मरने के अलावा, तभी वो 2-3 सेकंड का खेल होता है। 2-3 सेकंड में जो कोई समझाने वाला मिल गया, या किसी से टॉकिंग लाइव होती है, या अभयम की टीम भी है आजकल, 181 के पर आप डायल करो तो भी आती है, 101 में भी डायल करो तो भी पुलिस वाले उसको बातों में लगाते रहते हैं, और जो थ्रॉट है बाहर वापस चला जाता है उसका, वो उसको जिम्मेदारी का भान होता है कि भाई नहीं, मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी है मेरे पर, मेरे भाई की जिम्मेदारी है, मेरी वाइफ की जिम्मेदारी, डाइवोर्स हुआ कि नहीं हुआ अलग बात है, मेरे बेटे की भी जिम्मेदारी है, दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगी। और सुसाइड करना भी आईपीसी की कलम 309 के तौर पे गुनाह है, उसमें भी जामीन मिल लगता है। मर जाने के बाद किसके पर गुनाह लगाए, तो फाइल वाइंड अप हो जाती है। लेकिन मौत किसकी वजह से हुई उसकी, इसको प्रेशराइज किसने किया, तो ज़्यादातर नज़दीक के लोग होते हैं। तो वाइफ आती है उसमें कि भाई वाइफ ने उत्पीड़न किया, उसका गलत केस डाल दिया, तो उसमें ये सुसाइड की तौर चला गया, तो उसके पर वो वाइफ के पर केस कर डालना चाहिए 302 का आईपीसी का, कि भाई मेरा मर्डर के तक ले गई है मेरे को। तो उसके पीछे वाला जो उसका भाई है, जो ये भाई है, लड़े बहुत लड़े, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ और सराहना तो भी तौर पर उसको शुभेच्छा भी देता हूँ कि आगे भी आपकी जीत होगी। कि गलत केस होता है तो कोर्ट देखती है, सब जजेस ऐसे नहीं होते। और क्या है, हिंदू संस्कृति के ऊपर प्रहार करने वाले विचार, हिंदू संस्कृति पूरी तोड़ने वाला है। हिंदू फैमिली तो टूटी गई है। आप से देखो कि कोई शादी में नहीं आया हुआ है तो जेठ जेठानी, भाई भाभी, ननन, जीजा उसके ऊपर केस करते हो, तो क्या है वो आएगी उस फैमिली में? कोई प्रसंग को तो बोला कि आपकी बहू ने तो हमारे पर केस डाल दिया है, हम आपके घर पे कैसे आएंगे, आपके प्रसंग में कैसे आएंगे? छोटा भाई है, उसका शादी करनी है तो फिर नहीं आते हैं, छोटी ननद है उसकी शादी करनी है तो नहीं आता है। और एक केस बड़े भाई पे पर हो गया ऐसा, तो छोटे भाई को कोई लड़की देने वाला नहीं है कि भाई तुम्हारे में तो लड़की संभालती नहीं घर में, हम क्यों दे। समाज में उसका बदनामी हो जाता है, पूरा फैमिली बिखर जाता है। जो भी लोग हैं उसके पुनः विचार करने के लिए अभी ये सांप्रत समय में उसकी ताती जरूरत है, अर्जेंट जरूरत है। एक लॉ कमीशन के द्वारा इस मामले में जो सुसाइड होते हैं, मर्द का, पुरुष का सुसाइड होता है, 2-3 केस डाल दो, किसी के पर प्रत्यार्पण हो जाएगा, उसका पिता मगर मानसिक तौर पे खत्म हो जाएगा, सोशल खत्म हो जाएगा, आर्थिक खत्म हो जाएगा, वो फिजिकली तो होने वाला है। क्योंकि एक गांव से, और लड़की जहाँ रहती है वहाँ केस डालती है, जहाँ लास्ट रहती है वहाँ तो नहीं डालती है, अपने पियर जाती है। और ज़्यादा में ज़्यादा कितना दूर आना पड़ता है लड़के को, वो सोचती है। कहीं तो ऐसा मैंने सोचा है कि चाचा के घर पे चली जाती है कि मेरा यहीं रहना है, अभी मैं यहीं रहती हूँ, मेरी मानसिकता खराब है और मेरे चाचा से साथ में रहती हूँ, अपने भाई के साथ रहती हूँ, तो कितना डिस्टेंस दूर होता है, वहाँ केस डालेगी तो उसको उत्पीड़न करती रहेगी। वो केस में रेमडी जो ढाल के तरफ जो कायदा का इस्तेमाल करना चाहिए, वो हथियार के तौर पे तलवार लेके खड़ी हो जाएगी। पूरा उसका सामने वाला तो दुश्मन है ऐसा समझेगी, फिर से उस घर में जाना नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमनी निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करे उस सामने वाले को, यही सोच चलती है। और कोर्ट में ऐसे वकील भी मिल जाते हैं उनको, ऐसे जजेस भी मिल जाते हैं जो जिसके घर में कोई लड़की ससुराल से वापस आ गई तो उसके माइंड में ऐसे होते हैं, ससुराल वाले खराब होते हैं, ससुराल वाले ऐसे होते हैं। किसी की वाइफ चली गई तो जज का ऐसा ही होता है कि वो लेडीज़ को सुनता नहीं है, वो जेंट्स की तरफ होता है। तो जो माइंड सेट होता है जो समाज में, जो जैसा भुगतेगा वैसा उसका आउटपुट बाहर आता है, उसका समाज भुगतता है। जुडिशियर में है, जुडिशियर में वो बहुत एकदम लो प्रोफाइल रहना चाहिए, दोनों पार्टी का बात सुननी चाहिए। लेकिन सच क्या है वो ज़्यादा सामने आ ही जाता है। उसकी क्रॉस करते हैं लड़की की, उसके माँ बाप की क्रॉस करते हैं, तभी आ जाए। कभी किसी को उत्पीड़न किया तो किसी को मैसेज भी नहीं किया होगा। 100 नंबर उसके पास मोबाइल 24 घंटा रहता है, फिर भी वो किसी ने पुलिस वाले को भी मैसेज नहीं किया होगा कि मेरा साथ ऐसा हो रहा है, आप पकड़ो, धरपकड़ करो इसकी। पड़ोस में भी जाती आती है, नहीं बताती है। बाहर घूमने जाती है तो भी बुआ नहीं करती, मेरा हस्बैंड मेरे को मार रहा है। तो फिर उत्पीड़न कैसे हुआ? तो कोई प्रूफ नहीं होता है। 90% केस में ऐसे केस में छूट जाते हैं। बस धीरज की ज़रूरत है, अच्छे लॉयर की ज़रूरत होती है। और जो भी अपने को फेस करना है तो जो कायदा के दायरे में आके जो करना है वही करना चाहिए। सुसाइड ये लास्ट है, अटैम्प्ट है, सुसाइड नहीं करना चाहिए और निर्बल लोगों का काम है। और सुसाइड कब करते हैं उसकी मानसिकता की अपने को पता नहीं होती है। लेकिन वो एक आध बंदा सुसाइड करता है, उसके पीछे उसकी वाइफ, उसका बेटा, उसके माँ, उसका भाई, उसका बाप, उसकी बहन सब भुगतते हैं, सब पूरा फैमिली भुगतते हैं। और ये बंदा का
जो पढ़ाया लिखाया तो सोशल लॉस है, इकोनॉमिकली लॉस है, वो परिवार ही जानता है कि कितना लॉस है। तो ये नहीं करना चाहिए और सरकार को भी ये देखना चाहिए कि पूरा लो है ये वाइफ की तरफ डाल दिया है, लेडीज़ की तरफ डाल दिया है, तो उसमें भी सुधारा की आवश्यकता है, गुंजाइश है। कहीं ना कहीं सुधारा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत केस निकल रहे हैं। और क्या है कि कोचिंग है, आप जाओ कोचिंग में जाओ, आप हाई कोर्ट में भी उसको रद्द करने एफआईआर रद्द करने के लिए जाओ, आप बेल ले लो, आप एग्जाम्शन ले लो उस केस में से कि जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब आऊँगा। और वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी काम चल जाता है तो बुलाना नहीं चाहिए। ये सब सुधारा जो करना है वो कर। अभी तो क्या 498 में पुलिस स्टेशन से ही जामीन मिल जाते थे, पहले तो धरपकड़ करके कोर्ट में लाते थे और रिमांड भी मांगते थे और बहुत उत्पीड़न होती थी। अभी वो निकल गया है, अभी तो पुलिस स्टेशन को भी पावर दे दिया है कि 7 साल के नीचे की जो भी सज़ा होती है उसमें पुलिस स्टेशन में उसका जामीन हो जाता है। ये सब अभी सुधारा होने वाला है, हो रहा है और होगा, ये मेरे को उम्मीद है। जुडिशियल है, सत्य का जय होता है अंत में। और क्या है कि न्याय पे पूरा विश्वास रखना चाहिए सबको। और क्या है, न्याय, आप किसी को भी कुछ भी बोल दो, कुछ भी अपना झगड़ा हो जाए तो आप क्या बोलते हो, मैं तुमको देख लूँगा, तो वो कहाँ देखता है, वो तो न्याय मंदिर की ओर देखता है, आशा भरी मीट के ओर कि भाई नहीं मेरे को न्याय यहीं मिलेगा और यही मैं उसको देख लूँगा। तो जो मैं बोलते हैं कि मैं आपको देख लूँगा, तो न्याय तंत्र पर विश्वास है ऊपर। और न्याय क्या देवता है ना, उसको अपने भगवान कुल देवता के बाद जो दर्जा दिया है वो न्यायाधीश को दिया है। तो न्यायाधीश को भी तटस्थ रहना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए किसका, और सही गलत का इस्तेमाल करके उसकी वो जो बुद्धि शक्ति है उसके ऊपर सबको न्याय दिलाना चाहिए। तभी सोशल बैलेंसिंग होगा, फैमिली का बैलेंसिंग होगा। और ये जो गलत इस्तेमाल कर रही है लड़कियाँ, उसको भी अभी सज़ा मिलने वाली है। उसको गलत केस में भी उसको फरियादी में को भी कॉस्टिंग होती है और उसको भी दंड मिलता है। और ये सब ज़्यादा हो जाएगा तो बंद हो जाएगा और अच्छे से लॉयर जो उसको फेस करेंगे भाई नहीं, पहले से ही बंद कर देंगे उसको कि नहीं ये गलत केस नहीं करना है। जो भी आपके साथ बना है तो आपका मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है तो मेंटेनेंस का ही क्या केस करूँगा या डाइवोर्स का ही केस करेंगे। तो सब पे मेंटेनेंस मांग रही है, सेक्शन 24 के तौर पे मांग रही है, 13B में मांग रही है, 13A में भी मांग रही है, 125 में भी मांग रही है। जितनी एप्लीकेशन डालती है उसमें वो मेंटेनेंस मांगती है। तो अभी तो क्या हुआ कि भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा एक कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो वो दूसरी कोर्ट को फॉलो करना है और एक ही जगह मेंटेनेंस भरना है। तो लो में सुधार आ रहा है, उम्मीद है आगे भी आएगा और अच्छे भी लॉयर उसको जो सरकार को सुझाव देंगी। और बस धीरज, पुरुष को तो एक ही है, सहनशील बनना है, धीरज से काम लेना है और अपनी फैमिली को संभालना है, तभी ये इसका निवेदन। त्रिवेदी साहब, जैसे आपने पूरी बात बताई वैसे अभी जो तिवारी जी भी बैठे, तिवारी जी आप थोड़ा सा शॉर्ट में जो पूरा केस आप भी जानते हैं कैसे क्या हुआ था अतुल सुभाष के साथ, और अभी जो उसके भाई है उसने भी आपने पूरी बात हुई है, आपकी जो पूरी ये संस्था काम कर रही है इसके बारे में, उसमें ये केस के बारे में आप क्या कह रहे हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा संजय जी कि आप इस विषय बिंदु को बाहर रख रहे हो लोगों के सामने। त्रिवेदी जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक वकील होते हुए एक वकील की जो न्याय व्यवस्था की जो प्रणाली है उसमें कहाँ कहाँ कमियां हैं वो उसको बढ़िया तरीके से उन्होंने दर्शित किया। और विकास मोदी जिस तरीके से परेशान है उसमें मैं समानता फाउंडेशन को बिलोंग करता हूँ। हमारी समानता फाउंडेशन सेव इंडिया फैमिली करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे भारतवर्ष में काम करती है। सेव इंडिया फैमिली का मकसद वही है जो वकील साहब ने बताया कि हम अपने हिंदू परिवार को बचाना चाहते हैं। यदि एक पुरुष परेशान होता है, पुरुष प्रताड़ित होता है झूठे केसों के द्वारा, जो ढाल दिया गया था औरत को बचाने के लिए, वो आज ढाल को पति के खिलाफ यूज़ कर रही है। और इस वजह से सचमुच में जो इन्होंने बताया बहुत बुरी स्थिति है। इस वक्त में हर महिला ब्लैकमेल करने को लगी है, किसी भी तरीके से कुछ भी बोल देने से FIR हो जाती है, केस दर्ज हो जाता है बगैर इन्वेस्टिगेशन के, और आदमी बहुत प्रताड़ित होता है। ऐसे साहब NCRB के अंदर में जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से 1,20,000 जैसे पुरुषों ने सिर्फ घरेलू अत्याचार की वजह से सुसाइड किया। अतुल सुभाष के जैसे तो केस अब आने शुरू हुए और मीडिया में पता लगा है, लेकिन इसके अलावा कई केसेस हैं जो पता भी नहीं लगते और वो पुरुष मर जाता है। तो हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है न्याय व्यवस्था से, प्रणाली से, कि चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। अब अति हो गई है, जो पुराने कानून थे 1800-1900 के वो अब कानून नहीं चलेंगे। पहले नारी अबला थी, अब सबला हो गई है, चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें आज के हिसाब से होना चाहिए। और हमारी एक ही गुहार है जिसके लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, वो है कि मेंस कमीशन होना चाहिए, पुरुष आयोग होना चाहिए। आज मूक जानवरों के लिए आयोग है, फूल पत्ती के लिए आयोग है, महिला के लिए आयोग है, लेकिन पुरुष की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है।
तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है न्याय व्यवस्था से सभी से कि एक पुरुष आयोग बनाया जाए। थैंक यू सो मच। त्रिवेदी साहब, जैसे बात हुई कि वो विकास जी ने भी बताया कि जब से अतुल सुभाष का सुसाइड हुआ तब से ये लोगों ने भी एफआईआर कराई है। एफआईआर में भी पूरे बात उसने रखी है कि भाई क्या क्या हो रहा था उसके साथ और कैसे कैसे ये हुआ है और इसके पीछे कौन है। लेकिन आज इतना महीने हो गए और पुलिस ने चार्जशीट भी नहीं रखा है, फिर केस आगे बढ़े, तो आप उसमें क्या कह सकते हैं कि अभी चार्जशीट रखने का टाइम मिनिमम कुछ 90 दिन का है। नया जो भारतीय न्याय संहिता का नया जो कानून आया है उसके तौर पे 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर जो भी पुलिस इंक्वायरी है वो ख़त्म करके कोर्ट को सुपुर्द करनी है, या सी समरी बननी है, बी समरी बननी है, या केस फाइल हो जाता है, या केस का उसमें इंक्वायरी होती है कि भाई नहीं ये गुनहगार है, गुनहगार नहीं है। जो नहीं होता है तो कोर्ट में डिसाइड करना है कि भाई होता है कि नहीं होता है, तो उसमें फिर लड़ने की बात होती है। तो कोर्ट में भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल में केस निपटाने की भी उसमें सिफारिश की है नए कानून में। जो केंद्र सरकार काम कर रही है यूसीसी के तौर पर, वक़्फ़ के कानून पे समान सिविल कोड भी जो आ रहा है, तो सब में बहुत अच्छा 370 निकाल दिया, 35 निकाल दिया। ये सब जो जितने आविष्कार हो रहे हैं नए कायदे के और नए कानून भी अपने अंग्रेजों के टाइम के जो कानून पढ़ रहे थे उस सब निकाल के नए भारतीय न्याय संहिता, सांख्य एक्ट बना दिया, जो एविडेंस एक्ट था उसका सांख्य एविडेंस कर दिया। 3 नए कानून आए गए, आईपीसी सीआरपीसी में भी चेंजेस हो गए। तो अभी क्या है कि गलत चलने वाला नहीं है कोर्ट में। गलत चीज़ है ना, वो सत्य का जय होता है और होता है। मेरे को भी ट्रस्ट होता है, 30 साल की मेरी प्रैक्टिस है वकीलात की। मैंने बहुत सारे केस देखे कि ये निचली कोर्ट में न्याय नहीं मिलता तो ऊपरी कोर्ट सुनती है, ऊपरी कोर्ट में नहीं मिलते तो उससे ऊपरी कोर्ट सुनती है। तो सुप्रीम तक लड़ने की अपने को हिम्मत होनी चाहिए, या उसकी मानसिकता बना लेनी चाहिए कि भाई गलत तो मैं सहन करूँगा ही नहीं। तो उसमें क्या है, कोई गलत बात किसी में आ जाएंगे या लोभ लालच में आ जाएंगे तो उसमें क्या है कि अपना केस दब जाता है या कोई फाइनेंशियल नुकसान हो जाता है। किसी की बात में आना नहीं चाहिए। कोई लांच मांगता है, कोई गलत बात करता है तो उसके लिए एसीबी की डिपार्टमेंट है, आप फरियाद करो उसमें कि भाई जज लांच मांग रहा है, कोर्ट ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दो कि इस जज पे मेरे को ट्रस्ट नहीं है। या वकील भी ऐसे कोई बात करता है तो वकील को भी छोड़ दो। समाधान बेस पे जो बात होती है तो समाधान में पक्षकार की जो भूमिका निभा रहा है वो भी गलत बात करे तो उसको भी छोड़ दो। कहीं ना कहीं अन्याय सहन मत करो, कोर्ट पे विश्वास रखो, सत्य का जय होता है और होता ही है। विकास जी, जो त्रिवेदी साहब ने भी बात बताई, तिवारी जी ने भी बात बताई, आपका जो ये मानो कि अभी चार्जशीट भी नहीं हुआ है, आपके ऊपर जो गुजर रही है वो आप जानते हैं, आपने पूरी बात रखी, लेकिन जो त्रिवेदी साहब ने खास तौर पे बताया पूरे कायदे के बारे में, आप क्या कहेंगे? सर, मैं इनकी बात से ये सहमत हूँ कि चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि जो अभी मानसिकता जो जजेस की भी हो गई है, वो जजेस भी इस तरह की मानसिकता पे आ गए हैं जहाँ पे वो एविडेंस तक चेक नहीं करते। जो लोअर कोर्ट की अदालतें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को, रजनीश वर्सेस नेहा, उसको फॉलो तक नहीं करती हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या उसका एविडेंस, कोई एक नॉर्मल इंसान तो एविडेंस इकट्ठा नहीं कर सकता है कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो गाइडेंस है वो आपने फॉलो नहीं किया गया है। रजनीश वर्सेस नेहा जो है वो आपको फॉलो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन कहता है कि सारे को रजनीश वर्सेस नेहा का गाइडलाइन फॉलो करना है। लेकिन जो जज बैठे हुए वहाँ पे लोग हैं, वो अगर अपने आप को ये समझते हैं कि मैं भगवान हूँ और मैं जो कहूँगा या कहूँगी वो सब कुछ ही सही है, आपको जो करना है करो, आपको जो मैं ऑर्डर पास कर दे रहा हूँ या कर दे रही हूँ, आप इसको चैलेंज करो हाई कोर्ट में जाके। तो ये जो मानसिकता है वहाँ पे बैठे हुए जजेस का, इस मानसिकता को हम कैसे चेंज करेंगे और इसके लिए क्या क्या कानूनी चीज़ें आनी चाहिए, या फिर कोई एक ऐसा कानून आना चाहिए जिससे जजेस की अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए, या फिर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस कोर्ट में लगने चाहिए जिससे ये पता चल जाए कि वो किस मानसिकता के साथ जो है वो ऑर्डर पास कर रही हैं, या वो क्या ब्राइब मांग रही हैं या नहीं मांग रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें की अकाउंटेबिलिटी, जो मैं ये कह रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट की जाएगी किसी एक जज की, या ये जो सिर्फ भगवान वाली मानसिकता है कि मैंने उस कुर्सी पे बैठ गए तो हम भगवान हैं, ये मानसिकता कब तक जाएगी विदाउट एविडेंस देखे हुए? नहीं, अभी देखो कि ज़्यादातर राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट में या शहर में तो जो मेन कोर्ट से जुड़े हुए मामले थे, फैमिली मुद्दे, वो उसको अलग करके फैमिली कोर्ट सभी जगह खड़े
नई जो केंद्र सरकार ने कर किया है, उसके बजट भी ज़्यादा पास किया है, उसका जजेस भी अलग किया है, उसका स्टाफ भी अलग किया है। तो वो क्या है कि बहुत फास्ट तौर पे जा रहे हैं। अभी क्या है कि भाई मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाली 2-3 साल चलने वाली है, वो मानसिकता भूल जाओ। आप डाइवोर्स पिटीशन डाला है तो आप 10-15 साल तक चलेगी, वो मानसिकता भूल जाओ। निचली कोर्ट 12 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष साल में उसका फैसला करेगी ही करेगी। आपको फैसले स्वीकार नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील करो, उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, कहीं एलपी करो, कुछ भी करके अपना न्याय मिल लो। आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो आपका वकील का भी फर्ज होता है, आपका भी फर्ज होता है कि भाई आप उस गलती को कोर्ट के बताओ कि भाई ये नहीं, ये गलत है। और इसकी सभी का एप्लीकेशन डालो, जो भी एविडेंस डालो उसको एग्जीक्यूट पड़ना चाहिए, उसको क्या है कि वो जजमेंट में लेना चाहिए। और जो आप एविडेंस डालते हो वो क्या असल एविडेंस कहीं ना होता ही नहीं है, जेरोक्स होता है तो उसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होता है, आँख नहीं पड़ता है तो वो पढ़ते नहीं है। आपका वकील का फर्ज है, आपका फर्ज है कि जो भी डालो सर्टिफाइड कॉपी डालो, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी डालो। अभी तो क्या पेन ड्राइव, सीडी और क्या सोशल मीडिया वाला जो पेज होता है वो सब एविडेंस के तौर पे ले लिया है। नया साइबर क्राइम भी आ गया है। तो ये सब एविडेंस की चीज़ें कोर्ट में केस में अपने डालते रहो और जो भी सत्य है वो अपने वकील के पूरा बताओ। आधा सत्य के ऊपर तो कोई केस लड़ेगा नहीं, और वो आधा सुनेगा, आधा जज को सुनाएगा, तो 25% आपकी बात है वो जज के पास चली जाएगी। पूरा 100% बताओ और 100% एग्जीक्यूट करो उसको कि भाई नहीं, हमको जो ये बात हुई है उसका जो एविडेंस है उसको अंदर डालना है, उसको आँख लगाना है उसको और एग्जीक्यूट करना है और उसको क्या है केस में दर्ज करवाना है। वो जिम्मेदारी पक्षकार की होती है, वकील की होती है। जो अच्छे लॉयर पकड़ो, आप अच्छे जज बात नहीं सुनता है तो फिर उसके खिलाफ भी एप्लीकेशन डालो, तो जज भी कंट्रोल में आ जाएगा। जज को भगवान नहीं है, उसको जो सामने दिखता है वही करेगा। वो उसके सामने जो एविडेंस आता है उसके तो देख के वो न्याय करने वाला है, उसके अलावा कुछ करने वाला नहीं है, उसको कोई पावर नहीं है ऐसी। सर जब 5 लाख रुपए आप उसको घूस नहीं दोगे, हाँ देख घूस तो उसी टाइम फरियाद करनी चाहिए। तो उस वो मांगेगा, मांगता था तो एसीबी में जाना चाहिए। कहीं ना कहीं गलत हुआ है आपके साथ तो आपको न्यायिक प्रक्रिया का फॉलो करना चाहिए। तो आप मन में ही लेके बैठ जाएगी कि भाई मेरा 5 लाख मांगा है, नहीं दिया तो उसने जजमेंट गलत दे दिया, तो आप उसका भी आप न्याय लो आपके साथ कि भाई उसके खिलाफ भी केंद्र सरकार ने अभी देखो लास्ट मंथ में 100 से ऊपर 100 से ऊपर एसीबी के केस हुए और 100 लोग पकड़ के लाए कोर्ट में, और उसको क्या है कि सस्पेंशन हुआ उसका। तो क्या है, नहीं जज भी कितने चले गए, जो अनएफिशिएंट जज है तो हाई कोर्ट में से भी चले गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से भी चले गए, फैमिली कोर्ट में से जो काम नहीं करते थे वो भी अनगिनत है जो काम नहीं। अभी क्या है पूरा रिकॉर्ड होता है, मंथली कितना केस निपटाते, कितना केस में जजमेंट आता है, क्यों लिंगरिंग हुआ। खाली पहली मुदत कोई कोर्ट देती ही नहीं। आज वकीलों को पहले बोलता है सीक नोट डालो तो 1 दिन की सीक नोट होती है, रोज रोज तो सीक नोट नहीं चलने वाली है, सामने वाले की भी 1 दिन चलेगी। आज अपना एप्लीकेंट नहीं आया या वकील नहीं आया तो 1 दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन तो आएगा, दूसरी मुदत पे तो आएगा। कोर्ट 1 दिन छुट्टी पे होती है, रेफरेंस 1 दिन होता है, सब मिला के बोलो तो आपके केस में 4-5 बार ऐसा होता है, हर रोज तो ऐसा होता नहीं है। और जब भी बोलो तो आप डेट क्यों लेते हो? आप वकील को बताओ कि नहीं मेरा केस चलने वाला है, मैं तैयार हूँ मानसिक तौर पे, मेरा एविडेंस तैयार है। तो कोई जज की ताकत नहीं है कि खाली पहली डेट दे देवे, 5 बजे तक वेट करो, अपना नंबर आएगा, केस चलेगा। आप जज को बताओ कि मैं फालतू नहीं हूँ, टिकट खर्च के आता हूँ, बराबर, तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये जो विकास जी बोल रहे हैं दरअसल जज की एक मानसिकता बनी हुई है फेमिनिज्म की। हाँ, तो वे यही मानते हैं आंख मीच करके कि यदि लड़का बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। नहीं एविडेंस दो, एविडेंस दो, आप देखते नहीं बराबर। हाँ नहीं देखेंगे, और जो नहीं देखेगी तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। और जो बात आपने बोली वो खुला बोलते हैं, यदि आपको मेरे न्याय पे विश्वास नहीं है तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट। हो तो आप वो बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे तो भी जाएंगे हम, पर आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बता दो उसको। पर दिक्कत ये है कि कौन जाए वहाँ पर। मेरे को जो भी न्याय लेना है मैं ले लूंगा, आपको एडवाइस देने की जरूरत नहीं, उसको बताओ। और गलत बात में मत पढ़ो इसकी। उसके लिए साहब पैसे लगते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जा पाते। तो हाई कोर्ट में केस लड़ना आसान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हाँ इसके लिए भी एनजीओ है, बहुत सारी एनजीओ है कि मानवता की वादी कार्य करती है। तो आप उसको जाके बताओ, कोई तो बंदा सही मिलेगा ना। 100 में से 40% भ्रष्टाचार लोग होते हैं, आप मैं सहमत हूँ कि 100 में से 40%। बहुत सारी बात हुई हमारी ये अतुल सुभाष जी के बारे में, द्विवेदी साहब से भी बात हुई, तिवारी साहब से भी बात हुई, अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी से भी बात हुई। मेन बात ये है कि ये जो सुसाइड हुआ वो सुसाइड अतुल सुभाष का नहीं हुआ है, वो पूरा सुसाइड जो ये सिस्टम का हुआ है, सिस्टम है जो, और उससे पीड़ित
जो भी पुरुष है उसका हुआ है। ये सरकार से भी एक गुजारिश है हमारी तरफ से। और जैसे भी मानो कि त्रिवेदी साहब ने बताया 370 हट गई, अभी वक्फ बोर्ड का भी कुछ हुआ, बहुत सारे कायदे में बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो वैसे भी ये कायदे में भी थोड़ा अगर बदलाव आ जाता है तो जो सही औरत है और जो केस डालती है वो उसको न्याय मिलना ही चाहिए, 100% मिलना चाहिए। लेकिन अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, अपना कैरेक्टर बचाने के लिए या कोई अलग से लाभ लेने के लिए जो ये पुरुष को फंसाने के लिए जो केस कर रही है, ऐसी औरतों को सबक सिखाने के लिए इसमें कुछ बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे से कोई अपना ये अतुल सुभाष जैसा कोई और बंदा स्टेप ना भरे और बहुत सारे लोगों को हम बचा सकते हैं। जैसे तिवारी जी ने बचाया कि 1.5 लाख लोग ये इसी केस के लिए सुसाइड कर चुके हैं। तो जो ये डेटा अगर तिवारी जी भी बता रहे हैं तो सरकार के पास भी होगा ये डेटा। तो ये सब कैसे हुआ और उसमें क्या बदलाव लाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो उसमें भी थोड़ा हम फिर से गुजारिश करेंगे सरकार को, न्याय तंत्र को, कि इसमें भी थोड़ा सा बदलाव लाके थोड़ा सा पुरुषों को भी न्याय मिले, दोनों को सही न्याय मिले। और जो गलत केसेस करके ये मानो कि कायदे में भी जज है, जो जज को लोग भगवान की तरह मानते हैं, वो भी अपने तरफ से सही न्याय दिलाने की कोशिश करें। बहुत सारा फ़ायदा सबको हो सकता है। दूसरा, अतुल सुभाष नहीं अभी कोई ऐसा केस हो, वही हम देखेंगे कि भाई हमारी तरफ से पूरी ट्राई करेंगे कि अभी दूसरी बार कोई ऐसा सुसाइड का केस हमारे सामने ना आए जो आया है। और उसका हमें भी खेद है कि भाई उसको हमारे तरफ से या पहले हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ, वरना हम शायद बचा सकते थे। लेकिन जो हो गया वो हो गया। आज जल्दी से जल्दी जो भी केस चल रहा है अतुल सुभाष का, उसमें उसको जल्दी से न्याय मिले, जो गुनहगार है उसको जल्दी से सज़ा मिले। यही बात यहाँ आपके सामने, दर्शकों के सामने रखता हूँ। जो अतुल सुसाइड का जो पूरा वीडियो है, उसने सुसाइड के पहले जो रिकॉर्ड किया है, वो भी हमारी चैनल के माध्यम से आप सबको दिखने को मिलेगा। जो लास्ट मोमेंट में उसने जो भी बोला है वो भी आप देख लेना। उसका जो स्टेटमेंट, मतलब कि जो सुसाइड नोट है तो पूरा लिखा हुआ, वो भी हमारे दर्शक मित्रों को मिलेगा। अगर कोई भी इसमें ये परिवार को कोई भी तरह की मदद करना चाहता है तो हमारी चैनल के माध्यम से उसका कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन न्याय दिलाना हमारा फ़र्ज़ है और उसका अधिकार है। तो यही बात आप सबके सामने रखते हुए नमस्कार, जय हिंद। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छा